हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन सेंटर पर। फ्रेंड्स, जो आज की इस वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोले तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। कक्षा 10 की जो भौतिक विज्ञान है उसका अध्याय नंबर 2। ठीक है, अध्याय नंबर 2 जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं आपके वो हम पूरे करवाएंगे। ठीक है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इस अध्याय में क्या क्या टॉपिक हैं और इन टॉपिकों के बारे में हम बताएंगे आपको। तो पहला टॉपिक है मानव नेत्र। जो मानव नेत्र है उसकी संरचना और उसकी पूरी कार्यविधि हम आपको बताएंगे। दूसरा है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। ठीक है, इस जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, बस मानव नेत्र है, उसी के बारे में पूरा दिया गया है। ठीक है, मानव नेत्र पहला हो गया मानव नेत्र, दूसरा दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे आप लोग? निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता, और चौथा है अबिंदुकता। ये आपको इस चैप्टर में ये टॉपिक ही पढ़ना है बस। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र। मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है। क्या है? प्रकृति की अत्यंत मूल्यवान देन है, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। ठीक है, योग्य, यहाँ पर योग्य की इंग्लिश लिखी है एबल। एबल माने योग्य, ठीक है, या लायक। तो क्या है? मानव नेत्र प्रकृति की अत्यंत मूल्यवान देन है। कैसी देन है? मूल्यवान देन है, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है ना? जब हमारे पास आंखें हैं तो हम कहाँ, जो पास की वस्तु है उसको भी देख सकते हैं और दूर की वस्तु को देख सकते हैं। मनुष्य की आंख अनंत दूरी तक देख सकती है। फिर देखिए, यह एक प्रकाश संवेदी यानी लाइट सेंसिटिव, लाइट मीन्स प्रकाश, सेंसिटिव मीन्स संवेदी। ठीक है, लाइट सेंसिटिव प्रकाश संवेदी अंग है। अंग की इंग्लिश क्या होती है? ऑर्गन। ऑर्गन माने अंग। तो यह क्या है? एक प्रकाश संवेदी अंग है। जो हमारी नेत्र है यानी मानव नेत्र, वो क्या है? कैसा अंग है? प्रकाश संवेदी अंग है, लाइट सेंसिटिव। तो चलिए अब देखते हैं मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना के बारे में सीखिए। देखिए, मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला भाग है दृढ़ पटल। जो दृढ़ पटल होता है मानव नेत्र का एक मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होती है, जिसका व्यास लगभग 25 mm। 25 mm का मतलब होता है, 25 mm का अर्थ होता है मतलब मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर होता है। इसमें व्यास दिया गया है, यानी इसकी जो आंख की मोटाई होती है वो कितनी होती है? 25 मिलीमीटर होता है, तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इसमें देखिए दृढ़ पटल कहाँ है? ये है दृढ़ पटल। ठीक है, जो कि बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, ये परत होती है एक। और यहाँ पर देखिए, यह अपारदर्शी परत, जो यही अपारदर्शी परत होती है, ये क्या कहलाती है? ये दृढ़ पटल कहलाती है।
ठीक है, जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। देखिए ये हमारी क्या है, ये है दृढ़ पटल। क्या है, दृढ़ पटल है। ये हमारा बाहरी भाग है ना, ये बाहर है सबसे। ये जो क्या होती है, एक परत होती है जो हमारी आंख के अंदर जो भाग होते हैं उनकी, जैसे अंदर भाग अंधबिंदु, रेटिना और ये प्रकाश तंत्रिकाएं, काचाभ द्रव ये और जलीय द्रव ये सब होता है, इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, ये जो दृढ़ पटल है यही सुरक्षा करती है। देखो लिखा है जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला भाग। तो चलिए दूसरा भाग देखिए, रक्तक पटल। दूसरा भाग कौन सा है, रक्तक पटल। श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ में लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली, झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन, साइंस में है ना, और ऐसे तो बोलते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन माने भी झिल्ली होती है, लेकिन साइंस में है तो हम साइंस पढ़ रहे हैं तो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग के कारण, काले रंग के होने के कारण या काले रंग की होते इसके कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है। अब काला रंग प्रकाश को अवशोषित करता ही है, तो चलिए, तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आंतरिक परावर्तन जो होता है उसको रोक देती है। काला रंग जो होता है वो प्रकाश को अवशोषण करता है। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। चलिए अगला भाग है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट होता है। कुछ जो नेत्र गोलक होती है, ये हमारी नेत्र गोलक है, इसके सामने का ये जो फूला हुआ भाग है, ठीक है, जो फूला हुआ भाग है उसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और ये अपारदर्शी पारदर्शी होता है। चलिए जो अगला पार्ट है आपका वो है कॉर्निया। जो कॉर्निया है वो नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ, कुछ उभरा हुआ और पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपका नेत्र गोलक है। ठीक है, ये जो है ये नेत्र गोलक है, और इसके सामने जस्ट सामने का भाग क्या है, फूला हुआ है और थोड़ा सा उभरा हुआ है। जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये फूला हुआ और उभरा हुआ भाग, ये क्या है, कॉर्निया है। ठीक है, इस भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसको दो नाम से जाना जाता है, एक है कॉर्निया और दूसरा है स्वच्छ मंडल। फिर देखिए, प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो होता है, जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को, उस वस्तु पर जो प्रकाश आपतित होता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, फिर नेत्र में प्रवेश करता है कॉर्निया से होकर। ठीक है, ये हमारी कॉर्निया, सबसे पहले कॉर्निया होती है, फिर उससे प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है यानी नेत्र में प्रवेश करता है, तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जो प्रकाश का अधिकांश जो परावर्तन है वो जो कॉर्निया होती है उसके बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। चलिए अब अगला पार्ट देखिए क्या है। चलिए अगला भाग जो है आपका वो है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक, रंगीन यानी कलरफुल है ना, अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है। कैमरे के डायफ्राम के भांति उसी तरह से एकदम कार्य करता है। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। इसे परितारिका कहते हैं। जो कॉर्निया
कार्निया होती है, यहाँ पर ये कार्निया है, ठीक है, उभरा हुआ और सबसे आगे का भाग है, ये कार्निया है। इसके जो पीछे है, ठीक है, इसके पीछे है यहाँ पर ये आइरिस है, ये ठीक, ये देखिए ये है आइरिस। ये जो होता है वो कैमरे के डायाफ्राम की भांति जैसा कार्य करता है, ठीक है। अब अगला भाग देखिए कौन सा है। चलिए, जो अगला भाग है वो आपका पुतली है। क्या है? पुतली। आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है, यहाँ पर देखिए ये आपकी आइरिस है, इसके मध्य ये आपकी दोनों आइरिस हैं, इधर भी है इधर, यहाँ इसके मध्य यानी बीचों बीच में छिद्र होता है, ठीक है। क्या होता है? छिद्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, ठीक है, जिसको पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं। यहाँ पर डबल नाम है, इसके दो नाम है, नेत्र तारा भी इसको कह सकते हैं हम, ठीक। फिर पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित। जैसे कम ज्यादा प्रकाश आता रहता है ना, उसको नियंत्रित करती है। तथा पुतली के आकार को आइरिस या पट्टारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो पुतली होती है उसको आइरिस या पट्टारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उस प्रकाश को, है ना, जो हमारी आंखों में पहुंचता है। कभी ज्यादा किसी वस्तु से आ रहा है और किसी से कम आ रहा है ना। तो चलिए अगला पार्ट है आपका, देखिए जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है, ठीक है, तो आइरिस सिकुड़ कर, जब ज्यादा प्रकाश आएगा तो आइरिस क्या होती है? सिकुड़ जाती है हमारी और पुतली को छोटा बना देती है, ठीक है। ये पुतली जो होती है उसको छोटा बना देती है और जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके, है ना। जब हमारा पुतली छोटी हो जाएगी तो प्रकाश कम पहुंच पाएगा, है ना। फिर जब प्रकाश मंद होता है, जब प्रकाश कम आंखों में आता है, ठीक है, तो आइरिस फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे कि हमारे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, है ना, मतलब देखने लायक प्रवेश कर सके। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। जो प्रकाश की सीमित मात्रा होती है वही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। चलिए अब अगला भाग है इसका। चलिए अगला भाग है आपका नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है। किसके? आइरिस के ठीक पीछे। आइरिस कहाँ है? ये है आपकी आइरिस, ठीक है, इसके ठीक पीछे ये है आपका लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी। लेंस की जो पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या है वो क्या होती है? छोटी होती है और उसके अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। फिर नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.44 होता है। कितना होता है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है, ठीक है। फिर अगला भाग है आपका, फिर चलिए जो आपका अगला भाग है वो है पश्चमाभि मांसपेशियां। पश्चमाभि मांसपेशियां ये होती हैं, ये यहाँ पर देखिए ये है और यहाँ पर यहाँ पर ये जो पश्चमाभि मांसपेशियां होती हैं वो लेंस को एक जगह टिका रहने के लिए होती हैं, ठीक है। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है ना। जो नेत्र लेंस होता है वो
पश्चिमाभी मांसपेशियां जो होती हैं उनके सहायता से वो अपने ही स्थान पर टिका रहता है, जिन्हें पश्चिमाभी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है, जिससे दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है ना। जो ये क्या बोलते हैं, चलिए जो अगला भाग है वो आपका है रेटिना। रेटिना रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक, जो रेटिना होती है वो हमारे नेत्र के सबसे पीछे, अंदर की ओर सबसे पीछे भाग में दृष्टि नाड़ियों, ठीक है, जो दृष्टि नाड़ियां होती हैं से उनसे बना एक पर्दा होता है। ठीक है, जो रेटिना होती है वो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, और इसका दूसरा नाम है दृष्टि पटल। ठीक है, इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार, है ना, इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। फिर चलिए आपका अगला जो भाग है, अगला भाग है आपका जलीय या कांचाभ द्रव। जलीय या कांचाभ द्रव कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य, कार्निया और ये आपकी कार्निया है, और नेत्र लेंस के मध्य यानी बीच में जो नमकीन, जो एक नमकीन पारदर्शी, ये क्या होता है, नमकीन होता है स्वाद में और पारदर्शी होता है। ठीक है, ये द्रव के आकार, मतलब ये कैसा होता है, द्रव आकार होता है इसका, के रूप में भरा होता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। इस द्रव को क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। फिर देखिए, इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शक, है ना, क्या, पारदर्शक द्रव भरा रहता है, जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। ये देखिए, जो आपका ये रेटिना और किसके मध्य, नेत्र लेंस, है ना, ये जो लेंस है और रेटिना, इसके मध्य यानी बीच में ये जो भरा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, कांचाभ द्रव है। ठीक है, जलीय द्रव या कांचाभ द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक 1.33 के बराबर होता है। कितना होता है, कांचाभ द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से, मतलब 1 अनुपात नहीं, सॉरी, चलिए अब अगला जो भाग है आपका अंध बिंदु, जो सबसे रेटिना के सबसे नीचे होता है, यहाँ पर अंध बिंदु। ये कौन सा बिंदु है, अंध बिंदु है। ठीक है, तो जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, मस्तिष्क मतलब दिमाग को जाती हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दृष्टि नाड़ियां यहाँ से निकलती हुई कहाँ जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जो ये बिंदु है अंध बिंदु, इस पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है। शून्य मतलब 0 होती है। ठीक है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है।
अगर इस बिंदु पर अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा तो वह हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब आगे देखिए, आगे है देखते हैं मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, जो मानव नेत्र होती है उससे प्रतिबिंब, यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें वो वस्तु कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र की कॉर्निया पर आपतित होती हैं। आपतित होना यानी उस पर नेत्र की कॉर्निया पर, यहाँ देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है, कॉर्निया सबसे आगे का भाग है। ठीक है, सबसे पहले वस्तु से जब प्रकाश आएगा, जब उस प्रकाश की किरणें आएंगी तब हमारे आंखों में आएंगी, तब सबसे पहले कॉर्निया पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, फिर उसके बाद नेत्र लेंस पर पड़ेंगी और यहाँ पर जलीय द्रव होता है, जलीय द्रव के बाद ठीक है कॉर्निया पर आपतित होता है, यानी कॉर्निया पर पड़ता है, फिर आप अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव। ठीक है, यहाँ पर जलीय द्रव होता है, जलीय द्रव, फिर नेत्र लेंस, ये है नेत्र लेंस आपकी, नेत्र लेंस तथा कांचाव द्रव, ये जो पूरा होता है इसमें क्या होता है, कांचाव द्रव भरा होता है। ठीक, में से होती हुई रेटिना पर पहुंचती हैं। ठीक है, इनमें से प्रकाश की किरणें पार होकर जब रेटिना पर पड़ती हैं, ये क्या है आपकी रेटिना है। ठीक है, जब इस पर उसकी प्रकाश से आने वाली वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब रेटिना पर पड़ती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं, यहाँ पर प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, उनके द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, मस्तिष्क में। फिर देखिए प्रतिबिंब के बनने का संदेश कहाँ पहुंचता है, प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिसे मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर, है ना, जिसका मस्तिष्क अनुभव अपने आप से अनुभव करके यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। हमारी आंखों में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको सीधा करके हमें दिखाता है। फिर चलिए अब देखते हैं, तो अब हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, मानव नेत्र द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें जो उस वस्तु से टकराकर हमारी नेत्रों तक आ रही हैं, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती हैं। कहाँ पर फोकस होती हैं, नेत्र लेंस द्वारा हमारे रेटिना पर क्या होते हैं, फोकस होती हैं, बोले तो आपतित होती हैं। ठीक है, तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर देखिए मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं।
ठीक है। नेत्र फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो देखिए, मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। मनुष्य नेत्र की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो चलिए फिर आप देखते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, ये यहाँ पर इंग्लिश में इसको लिखा गया है। फिर हम देखते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, किसे कहते हैं आखिर मानव नेत्र की समंजन क्षमता? तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता से अधिक ना हो, है ना, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं या कहलाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं दृष्टि दोष व उनका संशोधन। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो देखिए दृष्टि दोष क्या होते हैं और उनका संशोधन कैसे होता है। तो चलिए देखिए, जब आंखों की समंजन क्षमता, ठीक है, जो हमारी आंखों की समंजन क्षमता होती है वो क्या होने लगती है? क्षीण होने लगती है। ठीक है, यानी बोले तो नष्ट होने लगती है। जब आंखों की समंजन क्षमता क्या होती है? क्षीण हो जाती है, तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, है ना। जब हमारे आंखों की समंजन क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, तब हमें जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। फिर देखिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, वस्तु का प्रतिबिंब आता है, वो हमारी रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है। ठीक है, और इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी या तो रेटिना प्रतिबिंब जो होता है वो हमारी रेटिना से पहले ही बन जाएगा या फिर रेटिना के पीछे बनेगा। तो अब देखते हैं मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष, है ना। जो मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूरदृष्टिता, और चौथा है अबिंदुकता। ठीक है, और भी रोग होते हैं, लेकिन जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण सबसे निकट और दूर, ये दो हैं, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम एक बारी करके एक एक का कारण निवारण, इसका संशोधन भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निकट दृष्टि दोष को। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये हमारे इतना पास है कि हम इसको आसानी से देख सकते हैं, और इसको अनंत दूरी पर रख दें तो हमें ये सही से नहीं दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, हमने जो अभी बोला। ठीक है, इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ ये देखिए पास आ गया है, और अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्टता नहीं देख पाता,
है ना। जो दूर की वस्तु है अनंत दूरी पर, देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बनाकर हम आपको समझा रहे हैं। ये देखिए, ये कोई मान लीजिए ये जो वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु है एक, ठीक, ये क्या कहाँ है, अनंत दूरी पर रखी है वस्तु, ठीक है, अनंत दूरी पर है, लिखा है दूर अनंत, अनंत पर, यानी 25 सेंटीमीटर से बहुत दूर। वस्तु से आने वाली किरणें, ये जो वस्तु है रखी है अनंत दूरी पर, उससे जो आने वाली किरणें हैं वो हमारी आंखों में पड़ रही हैं। ये आपकी नेत्र लेंस है, ठीक है। फिर ये देखिए रेटिना से पहले, रेटिना आपकी यहाँ पर है, लेकिन जो ये प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और परंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तो अब चलिए देखते हैं इसका कारण। तो चलिए अब हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के से होने के निम्नलिखित 2 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, है ना। नेत्र लेंस की जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तब उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है या फिर घट जाती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, है ना। जो नेत्र लेंस का के गोलक का व्यास होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना होकर, है ना, रेटिना पर फोकस ना होकर, यानी रेटिना पर ना बनकर रेटिना से के सामने कुछ पहले फोकस हो जाता है, यानी रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है। अब देखिए अनंत पर, इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमारी रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसी कारण जो अनंत दूरी पर वस्तु रखी होती है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब चलिए इसके निवारण देखते हैं, है ना। इसके जो ये हम अगर हमारे निकट दृष्टि दोष है तो उसको हम कैसे ठीक करें, है ना। निवारण यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय, है ना। निवारण को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफिकेशन। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी वाले, है ना, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत पर से चलने वाली किरणें, जैसे अनंत वस्तु से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। जब आती हुई प्रतीत होती हैं तो जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। तो यहाँ आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये कोई यहाँ पर वस्तु है जो अनंत दूरी पर रखी है, ठीक है। इस वस्तु से दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, यहाँ पर किरणें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमने उपाय में क्या लगाया है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लगाया है, अवतल लेंस, ठीक है। जब हम अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको फैला देता है, ठीक है। यहाँ पर फैला दिया गया है। फिर वो क्या होती हैं, नेत्र लेंस से होकर सीधे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, ठीक है। देखिए ये रेटिना है आपकी, ये, और यहाँ पर कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, सीधे रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं, ये पहला दृष्टि दोष था जिसका नाम था निकट दृष्टि दोष। अब दूसरा है दूरदृष्टि दोष। चलिए तो अगला हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष, यानी लॉन्ग साइडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, है ना।
तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, है ना। दूरदृष्टि में दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है, दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है ना। जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर पर हो जाता है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। जब 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझा सकते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई वस्तु है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी निकट स्थित वस्तु, है ना। और ये आपकी क्या है, नेत्र लेंस है। क्या है, नेत्र लेंस। ये क्या है, रेटिना। और यहाँ पर जब वस्तु से किरणें जो आ रही हैं वस्तु पर आपतित होकर हमारी आंखों में आ रही हैं, ठीक है, नेत्र लेंस में, फिर वो सीधे कहाँ जा रही हैं, रेटिना पर ना होकर, रेटिना पर ना फोकस होकर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब। ये जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी निकट स्थित वस्तु है, ठीक है। तो अब चलिए हम इसके कारण देखते हैं, यह हमारी आंखों में कैसे होता है, किसकी कमी से होता है, ठीक है। कारण, ठीक है, दूरदृष्टि दोष के होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो दूरदृष्टि दोष होने के निम्नलिखित 2 कारण होते हैं, ठीक है। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, है ना। जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो हमारी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है नेत्र की मांसपेशियों के छीड़ हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, ठीक है। जब नेत्र की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, छीड़ हो जाती हैं, तो नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, जो नेत्र का गोलक का व्यास होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए इस दोष के कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो निकट स्थित वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है। जिससे हमें जो वस्तु होती है निकट स्थित वस्तु वो हमें स्वच्छ और साफ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो अब हम इसका निवारण देखेंगे, इसका उपाय कैसे है, ये अगर रोग है किसी के तो कैसे तो चलिए अब हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने के निवारण, है ना, दूर करने के लिए उपाय, जो जिन्हें क्या कहते हैं, निवारण। तो अब हम देखते हैं निवारण, ठीक है। जो दूरदृष्टि दोष के निवारण होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टिफिकेशन। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले, ठीक है, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग
किया जाता है। फिर देखिए, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, चलिए फिर से हम रीडिंग दोहरा देते हैं एक बार। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट रूप से साफ स्वच्छ दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये कोई 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है, जहां पर इसके बीच में एक हम क्या लगा दिए हैं, उत्तल लेंस लगा दिए हैं। ठीक है, फिर जो उत्तल लेंस है उसको फैलाकर नेत्र लेंस के द्वारा यहाँ पर रेटिना, इसको क्या कहते हैं, रेटिना, ये हमारे आंख के सबसे पीछे होती है। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जरा दूरदर्शिता, है ना, प्रेसबायोपिया। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं। जो आयु हमारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे ही हमारी जो मांसपेशियां होती हैं नेत्र की, वो भी दुर्बल होती जाती हैं। दुर्बल मतलब कमजोर, है ना, वो छीड़ होने लगती है, और जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है, छीड़ हो जाती है। ठीक है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट, है ना, जिससे व्यक्ति को दूर की वस्तुएं और निकट की वस्तुएं, या दोनों, है ना, ये दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, अब जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, जो हम जैसे जैसे हमारी उम्र क्या होती है, वृद्धि के साथ साथ नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होने लगती हैं, दुर्बल होने लगती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को दूर और जिसके कारण जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो भी घट जाती है। और दूर, इसमें क्या होता है, दूर अथवा निकट दोनों ही स्थानों की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, और इसके कारण क्या क्या हैं वो भी हम सिखाएंगे। तो देखिए, कारण क्या होते हैं ये जान लीजिए। पश्चिमाभी मांसपेशियों की शक्ति में कमी, है ना, जो पश्चिमाभी मांसपेशियां होती हैं उनकी शक्ति में क्या आ जाती है, कमी, तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दूरदर्शिता दोष हो जाता है। ठीक है, जरा दूरदर्शिता दोष कैसे हो जाता है, ये ज्यादातर दोष आपको वृद्धाओं यानी बूढ़े व्यक्तियों में देखने को मिलेगा। पश्चिमाभी मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण जरा दूरदर्शिता दोष हो जाता है। तो अब इसके निवारण के बारे में बताएंगे। चलिए, तो अब देखते हैं जरा दूरदर्शिता के निवारण। तो जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का, है ना, द्विफोकसी लेंसों का यानी बिफोकल लेंसेस
का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस में अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों होते हैं, है ना। अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। और चश्मे के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस होता है। जो चश्मा होता है द्विफोकसी लेंस वाला, उसमें सबसे ऊपर वाले भाग में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, जो हमें पास की वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो जरा दूरदर्शिता को दूर करने के निवारण है। इसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर के भाग में क्या होता है? अवतल लेंस होता है, लगा होता है, जिसके माध्यम से हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। और पास की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस लगा होता है, ताकि हम पास की वस्तुओं को आसानी से देख सकें। चलिए अब देखते हैं आखिरी व अंतिम दोष, जो है अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता क्या होता है? इस दोष में समान दूरी पर, इस दोष में क्या होता है? जो समान दूरी पर रखी वस्तुएं रखी होती हैं, ऊर्ध्वाधर रखी होती हैं और क्षैतिज रखी होती हैं, वो हमें स्पष्ट रूप से क्या होता है? दिखाई नहीं देती है। तो दिखाई नहीं देती है। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। इसमें जो वस्तुएं रखी होती हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वो हमारी रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं हो पाती हैं, इसीलिए हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अब इसका कारण क्या है, ये देखिए। तो कार्निया के गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में यह दोष हो जाता है। ठीक है, फिर इसका निवारण देखिए। निवारण, इस दोष के निवारण है तो उचित फोकस दूरी वाले, है ना, उचित फोकस दूरी वाले अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार, यानी बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फोकस दूरी उचित हो और वक्रता त्रिज्या भी उचित हो। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। अगर यह आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे गौतम एजुकेशन सेंटर को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कि आपकी कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज। धन्यवाद।